नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग थर्ड के सेकंड पेपर भारतीय समाज की महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के संदर्भ में और बीए भाग प्रथम के सेकंड पेपर भारतीय समाज राजस्थान विश्वविद्यालय के संदर्भ में। और भारतीय समाज में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, परिवार। और परिवार के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 6वीं मुलाकात है और आज हम बात करेंगे संयुक्त परिवार के प्रकार। भारत में संयुक्त परिवार के अनेक रूप विद्यमान हैं। सत्ता, वंश, स्थान, पीढ़ियों की गहराई व संपत्ति में अधिकार आदि की दृष्टि से परिवार के निम्न स्वरूप पाए जाते हैं। सत्ता, वंश एवं स्थान के आधार पर पहले हम बात करते हैं कि संयुक्त परिवार के क्या क्या प्रकार हैं। इनमें पहला है पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानीय परिवार। उपर्युक्त परिवार के संयुक्त परिवार में पिता ही परिवार का केंद्र बिंदु होता है, अर्थात इस प्रकार के परिवार में पिता का स्थान प्रमुख होता है तथा वंश परंपरा का चलन उसी के नाम के आधार पर होता है। ऐसे परिवारों में पत्नियां अपने पति के घर पर ही आकर निवास करती है एवं पुरुष पक्ष के 3 या 4 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। ऐसे परिवारों में संपत्ति का हस्तांतरण पिता द्वारा पुत्र को होता है। भारत में हमें अधिकतर हिंदू परिवारों में इस तरह के संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। दूसरा है मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय एवं मातृस्थानीय परिवार। इस प्रकार के परिवार में हमें माता का प्रमुख स्थान देखने को मिलेगा। परिवार की संपत्ति पर मां का स्वामित्व होता है एवं उत्तराधिकार माता से पुत्रियों को ही मिलता है। वंश परंपरा के चलन का आधार भी माता ही होती है, अर्थात वंश नाम माता से पुत्रियों को हस्तगत होता है। इस प्रकार के संयुक्त परिवार में हमें एक स्त्री, उसके भाई, उसकी बहिनें तथा परिवार के सभी स्त्रियों के बच्चे निवास करते हुए मिलेंगे। नायर, गारो, खासी लोगों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। नायर लोगों में मातृसत्तात्मक परिवार ही पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त परिवार के पीढ़ियों की गहराई के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार। ये 3 प्रकार हैं। उनमें पहला है संयुक्त परिवार का उदग्र वर्टिकल प्रारूप। इस प्रकार के संयुक्त परिवार में एक ही वंश के कम से कम 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं, जैसे दादा, पिता, अविवाहित पुत्री और पुत्र। डॉक्टर R.P. देसाई ने ऐसे ही परिवार को संयुक्त परिवार माना है। दूसरा है संयुक्त परिवार का क्षैतिज प्रारूप, हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार के परिवार में भाई का संबंध अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात ऐसे परिवारों में 2 से अधिक भाइयों के एकाकी परिवार एक साथ निवास करते हैं। और तीसरा है संयुक्त परिवार का मिश्रित प्रारूप, मिक्स्ड पैराडिग्म। संयुक्त परिवार का एक रूप उपर्युक्त दोनों प्रकार के परिवारों का मिश्रित रूप है, जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के सभी भाई सम्मिलित रूप से निवास करते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा संयुक्त परिवार का आधार
संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से। संपत्ति में अधिकार की दृष्टि से हिंदू संयुक्त परिवार को मिताक्षरा एवं दाया भाग दो भागों में बांटा गया है। एक लंबे समय से संपत्ति की दृष्टि से हिंदू संयुक्त परिवार उपयुक्त दो भागों में बटा हुआ था, किंतु सन 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने यह भेद समाप्त कर सारे देश में एक सी व्यवस्था लागू कर दी है और स्त्री पुरुषों को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये तो बात की हमने संयुक्त परिवार के प्रकारों की। अब हम बात करेंगे संयुक्त परिवार के प्रकार्य, फंक्शंस, गुण, लाभ। पहला है शासन संबंधित। भारतीय गांवों का सामाजिक संगठन जटिल नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति की अपेक्षा परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है और परिवार का प्रतिनिधित्व परिवार का कर्ता, मुखिया करता है। इस प्रकार से कर्ता परिवार का शासक है, कर्ता का परिवार पर एकाधिकार होता है, परिवार के समस्त कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं। दूसरा है धार्मिक कार्य। प्रत्येक परिवार की अपनी कुल देवी या देवता होते हैं और उसके गुरु अथवा पुरोहित होते हैं। सभी सदस्यों को उनसे अगाध विश्वास होता है। ये यथा योग्य उनकी पूजा उपासना करते हैं। इस प्रकार आध्यात्मवाद को प्रोत्साहन मिलता है। धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति तथा त्योहारों एवं धार्मिक उत्सवों को मनाने हेतु सभी सदस्यों को सम्मिलित होना होता है। तीसरा है मार्गदर्शन। संयुक्त परिवार में सभी प्रकार के स्त्री पुरुष निवास करते हैं। परिवार में वयोवृद्ध व्यक्तियों का विशेष स्थान होता है क्योंकि उनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए होते हैं और वे युवा सदस्यों की अपेक्षा अधिक अनुभवी होते हैं। वे अपने अनुभवों के आधार पर भावी पीढ़ी को निर्देशित करते हैं। विकट परिस्थितियों में जब युवा सदस्य अपना धैर्य खो बैठते हैं, घोर निराशा में गोते लगाते हैं, तब वे अनुभवी सदस्य ही उनका पथ प्रदर्शन करते हैं। चौथा है मनोरंजन। संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता के कारण यह मनोरंजन की सस्ती व पर्याप्त स्थली है। सारे समय परिवार में मनोरंजन का वातावरण व चहल पहल बनी रहती है। इरावती कर्वे कहते हैं कि संयुक्त परिवार में हर समय कुछ न कुछ होता रहता है। कभी किसी लड़के या लड़की की शादी, तो कभी नामकरण संस्कार का उत्सव है, कभी नई दुल्हन से पहली बार भोजन बनवाने की रस्म, तो कभी परिवार में व्रत, कभी श्राद्ध, तो कभी किसी का जन्मदिन। ऐसे परिवार में अतिथियों का आवागमन बना रहता है। अगला है बच्चों के लालन पालन में योगदान। संयुक्त परिवार बच्चों के लालन पालन हेतु एक उचित स्थान है। संयुक्त परिवार में वयोवृद्ध स्त्री पुरुष बच्चों की देखरेख में सहयोग प्रदान करते हैं तथा उनके समाजीकरण एवं प्रशिक्षण में योगदान देते हैं। सद्गुण, सेवा, त्याग, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग और परोपकार आदि भावनाओं को बच्चा परिवार में ही सीखता है। अगला है धन का उचित उपयोग। संयुक्त परिवार में एक सामान्य कोष होता है। सामान्य कोष में से ही सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार, चाहे कोई सदस्य कमाता है अथवा नहीं, धन खर्च किया जाता है। कर्ता के नियंत्रण के द्वारा अनावश्यक खर्चों से बचा जाता है। नेक्स्ट है संपत्ति के विभाजन से बचाव। संयुक्त परिवार में चूंकि सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं, इसलिए वहां संपत्ति के विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार संयुक्त संपत्ति का उपयोग व्यापार अथवा किसी काम धंधे में करके संपत्ति में और अधिक बढ़ोतरी की जा सकती है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन दो आधारों पर किया जाता है। प्रथम यौन बाय द सेक्स के आधार पर एवं द्वितीय आयु के आधार बाय द एज। परिवार के मुखियों पर बाह्य कार्य एवं परिवार की स्त्रियों पर आंतरिक कार्यों की जिम्मेवारी होती है। परिवार के सभी सदस्य अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कोई न कोई कार्य अवश्य ही करते हैं।
नेक्स्ट है संकट काल का बीमा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी पाए जाते हैं। ये दुख किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोई दुर्घटना, बीमारी, शारीरिक अथवा मानसिक अस्वस्थता, नौकरी छूट जाना तथा वैधव्य आदि। इन सभी अवस्थाओं में संयुक्त परिवार एक सहारे के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। संयुक्त परिवार अनाथ बच्चों, विधवाओं, वृद्ध व्यक्तियों की शरणस्थली है, जो अपने सदस्यों को यथासंभव आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर चिंता से मुक्ति दिलाता है। नेक्स्ट है संस्कृति की रक्षा। संयुक्त परिवार में ही वह प्रेरक शक्ति विद्यमान है जो व्यक्ति को प्राचीन प्रथाओं एवं परंपराओं, रूढ़ियों तथा सामाजिक मान्यताओं के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय संस्कृति भारतीय संयुक्त परिवार परिवर्तन एवं नवीनीकरण के प्रारंभ से ही विरोधी रहे हैं, इसलिए इन्होंने इन सांस्कृतिक विशेषताओं को ज्यों का ज्यों भावी पीढ़ी को हस्तांतरित कर संयुक्त संस्कृति की स्थिरता बनाए रखने में अपना विशेष योगदान दिया है। नेक्स्ट है अनुशासन एवं नियंत्रण। संयुक्त परिवार में कर्ता का प्रमुख स्थान है। परिवार के समस्त कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं, अतः परिवार के सभी सदस्य उसके नियंत्रण में रहते हैं और इस प्रकार परिवार में अनुशासन भी बना रहता है। कर्ता अपनी शक्तियों के माध्यम से परिवार के सदस्यों के स्वच्छंद आचरण पर रोक लगा सकता है। अगला है राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा। संयुक्त परिवार की संरचना ही कुछ इस प्रकार की है कि व्यक्ति उसमें स्वतः ही त्याग, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि सीखता है। इन भावनाओं के कारण राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। संयुक्त परिवार में रह के कुछ सदस्य अपना जीवन देश की सेवा में भी लगा सकते हैं, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होने से वे पारिवारिक दायित्वों से मुक्त हो सकते हैं। वे सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य, समाज सेवा और देश सेवा के कार्य में अपने को लगा देते हैं। और अंतिम है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। संयुक्त परिवार व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में हिंदुओं में बाल विवाह के प्रचलन के कारण जब तक वर वधू आत्मनिर्भर नहीं होते तब तक उनका भरण पोषण संयुक्त परिवार के द्वारा ही किया जाता है। संयुक्त परिवार अनाथों, वृद्धों, विधवाओं और परित्यक्ताओं की एक उत्तम शरण स्थली है, जो उन्हें उचित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। संकटकालीन परिस्थितियों में परिवार के सदस्यों की देखरेख व भरण पोषण का कार्य करना संयुक्त परिवार का नैतिक दायित्व है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार अपने आप में एक ऐसा समुदाय है जो व्यक्ति की सभी भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में पूरा योगदान, पूरा प्रकार्यात्मक भूमिका का निर्वहन करता है। ये आज हमने देखे, पहले संयुक्त परिवार के प्रकार, फिर संयुक्त परिवार के प्रकार्य गुण। अब कल हम बात करेंगे संयुक्त परिवार की समस्याएं या इससे क्या क्या दोष या किन किन सोशल प्रॉब्लम्स को इसने जन्म दिया, उनकी हम कल चर्चा करेंगे। बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों को कल से महाविद्यालय में राज्य सरकार के आदेशानुसार, गाइडलाइन के अनुसार आने की स्वीकृति मिली। मुझे आशा और उम्मीद है, मैं तो जयपुर हूँ, आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, अवश्य ही कक्षाओं में और ज़्यादा लाभ लेंगे और सरकार की गाइडलाइन की हमें कठोरता से अनुपालना करनी है और अपने आप को अध्ययन अध्यापन में भी व्यस्त रखना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।